अरे लगता है ठीक से साफ सफाई नहीं हुई है शाम के शो के लिए। अरे आपको क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, ये उंगली फंस गई थोड़ा कुंडी में। अरे देवा, इन कुंडियों के साथ कहीं मुश्किल है, ठीक से सरकती नहीं। और अगर आपने इसे ठीक से सरकाया नहीं और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया तो जानती है क्या होगा? क्या? सत्यानाश। क्योंकि फिर तो यह दरवाजा बाहर से ही खुलेगा, मतलब हम अंदर वालों को तो हो गई जेल। मेरी ये उंगली ऐसी फंसी थी कि 4 दिनों तक सूजी रही। आप एक काम करिए, आप उंगली चूस लीजिए, आपको आराम मिलेगा। अरे नहीं, इतना भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तुम जानते हो आज ना बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों के बाद उस ट्रेन से उतरते ही ना जाने क्यों पर बहुत अच्छा लगने लगा। वैसे हम लोग काफी जल्दी आ गए नहीं? हाँ, मुझे इतना तेज चलने की आदत नहीं है, लेकिन आप तो जैसे घोड़े पर ही सवार थी। मेरा तो दिल किया कि सबको पीछे छोड़ बस चलती रहूं तुम्हारे साथ। जी, मेरे साथ? हाँ, तुम कितने अच्छे हो, सीधे साधे भोले भाले। अरे कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग आजकल? जी मैं। और ना ये हॉल भी बहुत अच्छा लगा मुझे। ये हॉल? हाँ। पुराना है। अच्छा? इस जगह का इकलौता हॉल। देखिए ना, शादी वादी, मीटिंग वीटिंग, भजन वजन, सारे कार्यक्रमों का आयोजन यहीं पर होता है। तो फिर तुम्हारी शादी भी यहीं पर हुई होगी? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। अच्छा? नहीं, मतलब नौकरी वोकरी सब ठीक ठाक है, बस कोई नहीं। तो फिर ये खिलौना? ये मेरे भतीजे के लिए, उसे यहाँ पर वो हिप्नोटाइज का शो दिखाने लाया था, मोहिनी विद्या। तो कैसे करते हैं वो लोग मोहिनी विद्या? वो? हाँ? वो बस ऐसे हाथ घुमाते हैं, चुटकी बजाते हैं और बस हो गया। तो फिर तुम मुझ पे ट्राई करो ना मोहिनी विद्या। जी मैं? हाँ, ट्राई करो। अच्छा। हाँ। जी मुझसे नहीं होगा। अरे रुको, तो मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करती हूँ, ठीक है? ठीक है। मेरी तरफ देखो। अरे आंखों में आंखें डाल के देखो। शर्मा गए? अरे कहाँ रह गए ये लोग? पता है कुछ ना कुछ खरीद रहे होंगे। ये लोग ना हमेशा लेट करते हैं और मैं तो घंटी बजते ही क्लास के अंदर। आप क्या टीचर हैं? कॉलेज में पढ़ाती हैं? अरे नहीं, बच्चों को। अच्छा। मिठाई? जी। पता है बच्चे ना बड़ों से तो बहुत बेहतर होते हैं, घमंडी तो नहीं होते। उनके दिमाग में ना ज्ञान का भूसा नहीं भरा रहता है। लेकिन बड़े तो भेड़िए की तरह नोच कर गीदड़ की तरह वहां से भाग जाते हैं। बिनारी जी, आप बैठिए ना। अरे नहीं, मुझे क्लास में खड़े रहकर ही तो पढ़ाने की आदत है। पता है सब पर नजर रहती है मेरी, कोई शरारत करके तो देखे। बहुत प्यार करते हैं बच्चे मुझे और इतनी इज्जत देते हैं। और क्यों ना दे, मैं भी तो उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उनकी फेवरेट टीचर हूँ मैं। लेकिन इसलिए ना कुछ लोग जलते हैं मुझसे। मैनेजमेंट ने इंक्वायरी भी बिठाई है और वो भी एक ऐसी गलती के लिए जिसका मेरी पढ़ाई से तो कोई लेना देना ही नहीं है। खून पसीना एक कर दिया मैंने उन बच्चों के लिए, फिर भला वो एक आरोप मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैंने तो कभी किसी का नुकसान नहीं किया। अगर नुकसान हुआ है तो सिर्फ मेरा। निकालना है तो निकाल दे। अरे मेरे विश्वास मेरे हैं, मेरी इच्छाएं मेरी हैं, मेरी ही जिंदगी है, मैं जो चाहूंगी। आप ठीक तो है ना? हाँ, कुछ नहीं हुआ। सामंत जी, तुम जानते हो आज यहाँ पर क्या होने वाला है? हाँ, यही चौराहे पर पोस्टर लगा है, पीपल्स प्रोग्रेसिव सोसाइटी की प्रस्तुति सजा, ब्रैकेट में कोर्ट रूम ड्रामा, शाम के 8 बजे। ये तो बहुत ध्यान से पढ़ के आए हो। मतलब भी पता है या बस यूं ही? नहीं, मतलब यही कुछ कोर्ट कचहरी का तमाशा होगा और क्या। हाँ, तमाशा तो होगा, पर हमारा काम तुम सबको जगाना भी है और ये करेंगे हमारे चेयरमैन मिस्टर काशीकर। बहुत ही सिद्धांत वाली इंसान है। और उनके साथ आएंगी मिसेस काशीकर, कमाल की धर्मपत्नी है बेचारी। उनके पतिदेव ना समाज सेवा में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने बुढ़ापे और अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने एक लड़का पाला।
मतलब उनके खुद के ये नहीं है? उसको पढ़ाया लिखाया और फिर गुलाम बना के रख दिया। उसका नाम है बालू रोकड़े। बालू? और उनके साथ वो जो लंबे से वो जो प्लेटफॉर्म पे बीड़ी पी रहते हैं। हाँ वही, सुखात में। वैसे तो छोटे मोटे वकील हैं, मक्खियों पे ही वकालत चलाते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि आज का जो अरे लगता है वो लोग आ गए। चलो चलो गिरा दिया ना? क्या ये? ऊपर से दुनिया भर की डांट खाओ। बिनारे, तेरे दिल में ना एक छोटी सी बच्ची बसती है बस, जिसने कसम खा रखी है कि नहीं मैंने बड़े नहीं होना। अरे सुखात में जी, आपकी जिंदगी आपकी अपनी है। जरूरी है क्या कि हर एक की पोंक्षे की तरह हर कोई मुंह लटका के फिरे क्या? क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं, जिंदगी जी जा रही है और क्या। बात करने की तमीज होनी चाहिए। रिडिकुलस। अरे बिनारे क्यों परेशान करती रहती है? तो पोंक्षे को कितना तो अच्छा है बेचारा। बेचारा। अरे सुनो, क्या नाम बताया था तुमने अपना? जी सामंत। हाँ, इसको जरा वहां रख देना। अच्छा। वो पोंक्षे साहब के पास। ये ना हमारे पोंक्षे साहब हैं, बड़े कमाल के एक्टर हैं। जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो ऑडियंस बस वंस मोर बोलती रहती है। इनको वंस मोर की ऐसी आदत लगी कि इन्होंने हायर सेकेंडरी की एक ही क्लास में 2 बार वंस मोर कर दिया। क्या है मेरा रोकड़े? है तेरी तरह काशीकर साहब के पैसे में नहीं बनता, समझा? अपने बाप के पैसे में 2 बार फेल हुआ था। नॉनसेंस। कभी कभी चुप भी रह लिया करिए, हर बात में हंसने की कोई जरूरत नहीं है। बचपन में ना बहुत चुप रह ली, कुछ नहीं बोलती, पर अब उस बात का कोटा खत्म। अब जो जी चाहूंगी, जितना चाहूंगी बोलूंगी। तो बोलिए, बोलती रहिए, हम कौन है? अरे पोंक्षे साहब, बीड़ी पिएंगे? लग रहा था मैं भटक गया हूं, पर सही पहुंच गया। अरे कार्निक द ग्रेट एक्टर, आ गए तुम। किस सोच में डूबे हो भाई? मैं तो बस अरे नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। यही सोच रहे हो ना कि छोटा सा हॉल है पर इंटीमेट है। आज ऑडियंस के साथ क्या कनेक्शन बैठेगा? बोलो हाँ। नहीं, बल्कि मैं सोच रहा था कि ये असली अदालत से भी 21 है। अबे असली अदालत के बारे में तुम क्या जानते हो भाई? जानता हूं या नहीं जानता, बात तो बिल्कुल सही किया मैंने। मुझे तो लगता है आज की अदालत तो बहुत जमेगी। हाँ। अरे आई नहीं आई अभी तक? आई। अरे रास्ते में है। काशीकर जी उनके लिए गजरा खरीद रहे थे, मैं पान दबाता हुआ चला आया। अरे आप लोगों ने मिस्टर और मिसेस काशीकर की ये बात नोटिस करी है क्या? क्या बात? अरे बहुत सिंपल सी बात है। सुखास में तुम्हें जिस चीज का पता ना हो ना, बीच में मत बोला करो प्लीज। मैं बता, तो जब भी मिस्टर काशीकर को मिसेस काशीकर पे प्यार आता है तो वो उनके लिए गजरा खरीदती है, और जब भी मिसेस काशीकर को उन पे प्यार आता है तो वो उनके लिए शर्ट खरीदती है। तो बहुत स्वीट बात है नहीं? सच कहूं तो मुझे ये सब दिखावा लगता है। अच्छा? बल्कि शक होता है कि बात में कुछ गड़बड़ है अंदर। मुझे तो लगता है चलो मॉडर्न थिएटर करते हैं, उन्हीं में कुछ गड़बड़ है। ए रोकड़े, जिस चीज के बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं है ना, उस बारे में चुप रहा कर। और वैसे मैं अपनी बीवी के लिए गजरा वजरा नहीं खरीदता। अच्छा, तो किसकी बीवी के लिए खरीदते हो? अरे रोकड़े, चुप हो जा यार। मैं तुम्हारी जगह होती ना, मैं तो रोज खरीदती भाई। अरे भाई बिनारे, शादी तो कर पहले। क्यों बेचारे किसी गरीब को मार रहे हो यार? क्या क्या कहा तुमने मुझसे? मतलब चाय मिल जाती तो मजा आता। हे, क्या नाम है तुम्हारा? जी सामंत, यहीं पास में रहता हूँ। अबे तुम कहीं भी रहते हो, चाय लाओ। अच्छा जी। ये वही है ना जिनके बच्चे नहीं हैं? अरे भाई, गजरा बड़ा अच्छा महक रहा है आपका। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बालू, सामान लाया ना? हाँ, लेके आ गया। अरे हर बार यही कहते हो और हर बार कुछ ना कुछ भूल जाते हो। इस बार मैं कुछ नहीं भूला। कभी कभी भूल जाता हूँ, लेकिन इस बार सब लेके आया। और स्कूल कैसा चल रहा है तुम्हारा? चलेगा क्यों, जहाँ था वही है। भाई ये जज की कुर्सी यहीं रहेगी।
100% वहाँ। देखिए, ऑडियंस यहाँ है, दरवाजा वहाँ, रूम वहाँ अंदर होगा और वहीं से आपकी एंट्री लेंगे। मैं सोच रहा था कि जब मैं वहाँ नहीं, मैं ऑब्जेक्ट। देखिए, दर्शकों की नजरिए से देखेंगे ना तो एक बार और इसने दर्शकों की निगाहों की बात करी ना तो कसम से यही प्रोसिक्यूट कर दूंगा तुम्हें। अबे मॉडर्न नाटक वाले हो, दर्शक होता भी क्या है जानते हो? मॉडर्न नाटक क्या होता है ये आप जानते हैं क्या? जब देखो तब फेंकते रहते हैं मॉडर्न नाटक। देखिए सुखाग्नि जी, जब मैं कुछ भी बोलता हूँ सोच समझ कर कहता हूँ। बेटा, ये जो सोचने समझने का काम है ना, तुम मत किया करो, तुमसे ना हो पाएगा। जाओ कुर्सियां लगाओ। ए बालू, देख क्या रहा है? लगा टेबल। अरे सामंत जी। अरे आज वो शाम की ट्रेन कितने बजे की है? कौन सी ट्रेन? अरे वही जिससे प्रोफेसर दामले आने वाले हैं। आपके पास तो कोई ट्रेन नहीं है। क्या? तो फिर प्रोफेसर दामले कैसे आएंगे? आई, प्रोफेसर दामले नहीं आए अभी तक। अरे वो तो अगली ट्रेन से आने वाले थे ना। सामंत तो कह रहा है कि शाम के बाद और कोई ट्रेन ही नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों बिना रे, तुझसे कुछ कहा था क्या? किन्होंने? दामले। नहीं तो। अरे प्रोफेसर दामले नहीं आएंगे तो नाटक कैसे होगा? अरे तो दिक्कत क्या है? हैं? बताओ। अरे दिक्कत कैसे नहीं है, ये नाटक है, कोई हंसी मजाक नहीं है, समझे? अरे We owe it to the people यार। हाँ, कर लूंगा ना मैं प्रोसिक्यूटर का रोल डिफेंस लॉयर के साथ रात को। अरे लेकिन चौथा गवाह भी तो चाहिए। मैं ज्यादा चौथा गवाह। ओके, तुझसे ना हो पाएगा, तू रहने दे। अरे क्यों नहीं होगा? मुझे लाइनें भी याद है, मैं कर लूंगा। रोकड़े, चौबदार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइनें है नहीं तो क्या हुआ? चौबदार का रोल तो तू ही करेगा यार। अरे लेकिन सुखात्मा जी भी तो 2 रोल कर रहे हैं, मैं भी कर लूंगा 2 रोल। तुम नहीं यार, तुम बालू, नहीं। मना किया है ना। अच्छा, मैं एक सजेशन दूं। अरे क्या नाम बताया था तुमने अपना? सामंत। हाँ, सामंत को बना देते हैं चौथा गवाह। बोलो। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम बन दो चौथे का। क्यों बिना रे, ये ठीक है? हाँ मुझे तो पसंद है। मेरा मतलब चौथे गवाह के लिए। जी पर मुझे कुछ नहीं आता। अरे रिहर्सल करा देंगे बेटा। अरे तूने कोर्ट तो देखा है ना? नहीं, अरे तो किसी नाटक में देखा होगा कोर्ट। अरे ऐसे नाटक यहाँ पे नहीं आते हैं। बेटा बहुत अच्छी बात है, नाटकों में कोर्ट नहीं देखा। कम से कम जो नाटकों में कोर्ट की ऐसी तैसी होती है वो तो नहीं करेगा ये। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि इल्जाम क्या लगाएंगे? बट जी, इल्जाम कुछ दिनों पहले हमारे वहां से एक गाय चोरी हो गई थी। वो इल्जाम लगा दे और बिनारे गाय पर बैठ के भाग गई। अरे गाय जो है वो कोई सामाजिक समस्या थोड़ी होती है। सामाजिक? अच्छा, कुछ दिनों पहले हमारे गांव में एक औरत ने अपना बच्चा गिरा दिया था। विधवा थी ना। अच्छा, मतलब भ्रूण हत्या का केस हुआ होगा फिर तो। केस वेस का नहीं पता साहब, गांव वालों ने उसे मार दिया। क्या? मार दिया? मार दिया। ये अपराध तो ऐसे ही होना चाहिए। ये इल्जाम अच्छा सुखात में काफी सामाजिक महत्व का भी है। पर ये कैसा इल्जाम हुआ? मुझे ये मंजूर नहीं है। अगर आप मुझे बना रहे हैं ना यहाँ पर इल्जाम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो कुछ और चुनिए। अरे नहीं, ये सही कह रहा है, इल्जाम तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। खेल सही जमेगा। हाँ, तो फिर शुरू करें? चलो कुर्सियाँ वगैरह लगाओ, रोकड़े टेबल लगाओ, चलो शुरू करते हैं। रखो यार, ये कटघरा लगाओ यहाँ। हाँ भाई, तो मुल्जिम मिस बिनारे, आप पर जो भ्रूण हत्या का इल्जाम लगा है वो आप मानती हैं या नहीं? मिलोड, मैं आप पर कोई भी इल्जाम लगा दूंगी तो आप उसे मानेंगे? भाई कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखा जाए, नहीं तो ये हमारे सामंत को खेल समझ कैसे आएगा? खेल ना बिना रे, खेल ही तो है। ऑर्डर, कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखा जाए। मिलोड, आपका परिवार बीच में बोल रहा है, प्लीज उसे संभालिए। बस करा, बहुत हो गया। ये बिनारे भाई भी कमाल करती हैं। बहुत सारे मामलों में बेटा, बहुत सारे मामलों में। अरे भाई, आपको काउंसिल के इंसल्ट करने के लिए एक वार्निंग इशू किया जाता है। मिलोड, आपको इस बात पे एक मसाला पान इशू किया जाता है। बस यही मेरा मतलब है। अरे कम से कम इस सामंत के बारे में सोच बिना रहे। प्लीज बी सीरियस। जाइए।
जाइए कटघरे में जाइए आप। अरे आ जाना कटघरे में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कार्मिक जी, मुझे जज साहब को इतना आदर देना ही नहीं चाहिए था। तो जो ये आप इल्जाम लगा रहे हैं ना मुझ पे बेमतलब, बिल्कुल गलत है। जब मैं किसी चींटी को भी नहीं मारती, अपनी जान को कैसे मारूंगी भला? बिनारे खेल है, आ जाइए आप कटघरे में, बस खेल है। आ जाओ। मिलॉर्ड शुरू करें? शुरू करें। मिलॉर्ड, माँ एक पवित्र भावना का नाम है। वाह वाह सुखात्मी जी, आपको कैसे पता? मिलॉर्ड, शास्त्रों में माँ की तुलना भगवान से की गई है। कहा गया है मातृ देवो भव। अबे एक बात भूल गया सुखात में, ये भी कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदोपि गरीयसी, ऐसा। हाँ, वंदे मातरम भी तो कहते हैं। ये सब डायलॉग आप लोग स्कूल की किताबों से चुरा के लाए हैं। देखिए, अगर मैं कम शब्दों में कहूँ तो औरत कुछ देर की प्रेमिका और जीवन भर की माँ होती है। वाह सुखात्मी जी, क्या लाइन है, वाह वाह। अबे क्या कर रही हैं आप? हाँ। माँ कौन होती है? माँ वो होती है जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए अपने प्राण की परवाह नहीं करती। लेकिन अगर कोई माँ अपने ही हाथों से अपने बच्चे की हत्या कर दे तो क्या दायित्व रह जाता है एक सभ्य समाज का? कि हम बस खड़े होकर तमाशा देखते रहें? मिलॉर्ड, आज का मुकदमा एक संगीन अपराध से लिपटा हुआ है, जिसे साबित करने के लिए मैं चंद गवाहों को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। मुझे इजाजत दी जाए। इजाजत है सुखात में जी, बुलाइए। तो मिलॉर्ड, मेरे पहले गवाह हैं इंडिया के मशहूर साइंटिस्ट मिस्टर पोंचे। अरे वाह, मुझे क्यों बुलाना सबसे पहले? अबे एक लाइन में तुझे फेमस कर दिया, आजा चला जा। आइए मिस्टर पोंचे। मिस्टर पोंचे हाजिर हो रहे हैं मिलॉर्ड। मिस्टर पोंचे। तो मैं जीएन पोंचे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की कसम खा के कहता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। बालू, गीता किधर है? आई वो भूल गया। अब अकेला इंसान कितनी चीजें याद रखेगा? बेचारा बालू। कोई बेचारा नहीं हूं मैं। हाँ, तो पोंचे, आप मुल्ज़िम को जानते हैं? जी आप बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा एक बात बताइए, आप इनके सोशल स्टेटस के बारे में क्या कहेंगे? ये टीचर है, पढ़ाती है। टीचर हैं। अच्छा एक बात बताइए, इनकी शादी हो गई है या अभी तक कुंवारी हैं? I mean, इनका मैरिटल स्टेटस क्या है? जो इनका स्टेटस है वही मेरा है। अब दुनिया की नजरों में देखेंगे तो कुंवारी है। और आपकी नजरों में पोंचे साहब? सुखात में यू में कंटिन्यू जी। मैं भी आता हूँ। हाँ? अरे यार, इनकी टाइमिंग भी ना बड़ी कमाल की है। ये शाम को नहीं होगा? हाँ, तो मिस्टर पोंचे आइए। हाँ, तो मिस्टर पोंचे, आप ये बताइए कि मुल्ज़िम का जो चाल चलन रहा है वो किसी नॉर्मल कुंवारी औरत की तरह रहा है? सुखात में जी, पहले आप बताइए कि नॉर्मल कुंवारी औरत से आपका क्या मतलब है भला? थोड़ा हटके। यार ये हटके से क्या मतलब होता है आपका? मतलब थोड़ा टू मच है। अरे यार ये हटके टू मच ऐसे जवाब मत दीजिए, कोर्ट को सीधे बताइए ना। मतलब खुल के कहूँ तो मर्दों के पीछे पड़ गए। अरे रे बेचारे मर्द। यार बेनारे क्यों कर रही है यार? कोर्ट की इंसल्ट तू मत कर कम से कम। सुखात में जी, कोर्ट तो उस कमरे में गए, उनकी इंसल्ट यहाँ कैसे हो सकती है? यार तुझे कुछ बोलना ना, तुझे समझाना एकदम बेकार है। अरे पोंचे, तुम तो कर लो ना यार, ढंग से आ जाओ ना यार, आ जाओ। एक इंसान सीरियसली नहीं ले सकता ना यहाँ पे। है तो पोंचे, आप कह रहे थे? जी मैं कह रहा था इनका दिमाग खराब है, शॉर्ट सर्किट है इनके दिमाग में। अरे एक बार तो इन्होंने मेरी तरह शादी कराने की कोशिश की। देखो कैसे हंस रही है, देखो। आप बस इतना बताइए कि मुल्ज़िम का किसी शादीशुदा या गैर शादीशुदा मर्द के साथ कोई खास रिश्ता रहा है? बिल्कुल रहा है, पोंचे साहब के साथ रहा है, ये सामंत जी के साथ रहा है और वो बालू के साथ रहा ही है। देखिए भाई, ज्यादा मत बोलिए, बहुत सही किया। बालू शांत हो जाना यार। पोंचे आ जाओ ना। देखो
मैं नहीं कर रहा, कुछ कोई सीरियसली नहीं ले रहा, मैं कुछ बोल दूंगा इनको, मैं सही में कुछ बोल दूंगा इनको यार। नहीं यार देखो, ऐसे मैं नहीं कर सकता, करना ढंग से करो वरना सारे सेक्शन के भी रिहर्सल इससे सीरियसली होते हैं। बिनारे क्यों परेशान कर रही है? मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ? ये सब लोग परेशान कर रहे हैं। वैसे भी मुझे नहीं खेलना, आप लोग लड़ते रहिए। बिनारे अब तू कहाँ जा रही है यार? अरे बिनारे भाई कल खुजली हमको मिल गई है, सब शांत पड़ा हुआ है, सुखात में किस चीज का इंतजार है? मिलॉर्ड, आपकी कनखुजनी मिलने का इंतजार हो रहा था। अरे भाई तो पीढ़ी हम भूखा है, पेट हमारा खाली है, कनखुजनी हमारे हाथ में। आगे बढ़िए। जी। तो मिलॉर्ड, मेरे अगले गवाह का नाम है मिस्टर कार्निक, द ग्रेट एक्टर। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अरे ये शपथ वगैरह हो गई, हम तो बाकी चीजें शाम को कर लेंगे। हाँ तो मिस्टर कार्निक, आप एक्टर हैं? जी, और मुझे इस बात का गर्व है। देखिए, कोर्ट को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको वोट है या नहीं। I think we will stick to the straight answer. हाँ ठीक है सर। तो आप बताइए कि आप मुल्जिम को जानते हैं या नहीं जानते? सर बात अजीब है कि दरअसल हम जिसे निश्चित तौर पर जानते हैं ना, उसे असल में नहीं जानते। ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। मिस्टर कार्निक, आपकी मुलाकात मुल्जिम से कैसे हुई? सर हम प्ले बनाते हैं, वही काम करते हैं हमारे साथ, हम अदालत के नाटक बनाते हैं जिसमें। तो मिस्टर कार्निक, आपके नाटक कैसे होते हैं? जी मैंने कहा आपके नाटक किस तरह के होते हैं मिस्टर कार्निक? जबरदस्त। मिलॉर्ड, इस गवाह के बयान का एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज नोट कर लिया जाए। हर चीज नोट होती जाएगी सुखात में, आप बस आगे बढ़ते रहिए। हाँ तो मिस्टर कार्निक, आपके नाटकों में माँ की परिभाषा क्या होती है? सर आजकल के नाटकों में तो वो होती कहाँ है, आजकल के नाटकों में तो सिर्फ जिंदगी की लाचारी और बेकार की बातें होती है, उनमें जिंदगी का कोई अर्थ नहीं, कोई उद्देश्य नहीं होता। चलिए वो छोड़िए मिस्टर कार्निक, आप ये बताइए कि आपके लिए माँ की परिभाषा क्या होती है? सर जो बच्चे को जन्म देती है वही माँ है। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यानी जो बच्चे को जन्म देती है वो माँ होती। तो एक औरत जिसने बच्चे को जन्म दिया, उसे पाला पोसा बड़ा किया, और दूसरी जिसने उसे जन्म देने से पहले ही मार दिया। आपकी नजर में कौन सी माँ हुई? सर बड़ी सिंपल सी बात है, अगर दोनों ने जन्म दिया है तो दोनों माँ है। लेकिन जन्म तो कुतिया भी देती है ना। अरे सर तो कुतिया भी माँ है ना, मैंने कब कहा कि सिर्फ इंसानों में माँ होती है? कार्निक का फॉर्म है। हाँ बेटा जी। तो एक बात बताइए कि आप मुल्जिम के चाल चलन के बारे में क्या कहेंगे? इस नाटक में या असल में? अरे मुझे लगता है कि आप अपने जवाब जो है नाटक तक ही सीमित रहें तो अच्छा रहेगा। ग्रेट एक्टर। सर फिर मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मतलब आपको कुछ पता ही नहीं? सर इस मुकदमे के सिलसिले में तो कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए एक बात बताइए कि आपने मुल्जिम को कभी किसी ऑब्जेक्शनेबल स्टेट यानी कभी किसी नाजुक हालत में देखा है? और मेरी बात का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिएगा। ना। हाँ। अरे यार ये कैसा जवाब हुआ? ना हाँ मतलब ये क्या होता है यार, क्या? अरे सर कितना तो अच्छा जवाब है। ना मतलब मैंने नहीं देखा, और हाँ मतलब इसने देखा है, इस रोकड़े ने। मिस्टर कार्निक, आपकी गवाही खत्म हुई आपका? जी अच्छा किया ना। अरे उसने क्या देखा है? अरे यार तेरे पास बहुत, मेरे पास आई, मैंने उसको पास कर दिया। मैं चौकीदार रोकड़े को गवाही के लिए बुलाना चाहूंगा। देखिए मैं नहीं आऊंगा, मैंने कुछ नहीं देखा है। अरे मिलॉर्ड, इस गवाही के लिए चौकीदार रोकड़े का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज उन्हें कटघरे में बुलाया जाए। जाओ गवाही दो। आ जाओ बेटा आ जाओ। अरे उस डंडे को वहीं रख के आओ ना यार। हाँ तो जरा जल्दी करो। अरे वो शपथ वगैरह होगी। हाँ हाँ तो मिस्टर रोकड़े, कार्निक ने अपनी गवाही में आपका नाम लिया, तो आप कोर्ट को बताइए कि आपने क्या
जी मैंने कुछ नहीं देखा। बालू, हिम्मत कर, थोड़ा सच बोल। देखिए मिस्टर रोकड़े, घबराइए मत, आराम से शांति के साथ कोर्ट को बताइए कि आपने क्या देखा। देखिए आपने कसम खाई थी कि आप कोर्ट में सच बोलेंगे। अरे मिस्टर रोकड़े, भगवान के लिए बताइए ना क्या देखा। अरे बोलता क्यों नहीं, तूने क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। लल्लू था, लल्लू है क्या लल्लू रहेगा? बोल बालू, बोल ना। देख, हर आदमी को पब्लिक में बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। बालू बोल। बोल बेटा, बोल। पूछ इससे, पूछ। हाँ मैं पूछ लूंगा, आप बैठ जाइए, मैं पूछ लूंगा। बालू बोल ना। आ ई ई ऊ ऊ। बस बहुत हो गया आपका बालू बालू। रोकड़े नाम है मेरा, रोकड़े। देखिए मिस्टर रोकड़े, एक मिनट बता रहा हूं मैं। बताइए। अभी कुछ दिनों पहले मैं उनसे मिलने गया था। किनसे मिलने गए थे? क्या आप डिस्टर्ब मत करो, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। अभी कुछ दिनों पहले मैं प्रोफेसर दामले से मिलने गया था। हाँ उनसे मिलने उनके कमरे में गए थे? नहीं, उनके कॉलेज के कमरे में। शाम का टाइम था, ठीक रात से पहले का टाइम। हाँ, प्रोफेसर दामले और ये बनारे भाई, ये वही बैठी हुई थी उनके साथ। अब बोलिए ना, बालू बालू करिए, बनाइए मेरा मजाक, अब आवाज नहीं निकलेगी। मिस्टर रोकड़े, आप प्रोफेसर दामले से मिलने उनके कमरे में गए, वहां आपने दामले को देखा, आपने बिनारे को देखा, करेक्ट? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये सब सच है या नाटक चल रहा है? सुखात में मुझे लगता है ये मामला जरा पर्सनल हो रहा है। नहीं मिलॉर्ड नहीं, जो हो रहा है मुकदमे का ये हिस्सा क्या है। बकवास चल रही है? ये सब किस तरह से मुकदमे का हिस्सा है? तुझे क्यों मिर्ची लग रही आप है? लोग मेरी पर्सनल लाइफ को बीच में इस तरह क्यों घसीट रहे हैं? मैं किससे मिलती हूँ, किससे नहीं मिलती हूँ, इससे आपको क्या? अरे बिनारे खेल चल रहा है ना, चलने दो ना यार, बैठ जाओ। हाँ रोकड़े, तुम प्रोफेसर दामले से मिलने उनके कमरे में गए, वहां तुमने बिनारे को देखा, तुमने दामले को देखा, शाम हो चुकी थी, दोनों बैठे हुए थे, उसके बाद क्या हुआ? ये दोनों बैठे। अरे वो तो तुम बता चुके हो ना बालू, दोनों बैठे हुए थे, उसके बाद क्या हुआ? दोनों बैठे हुए थे, बस इतना ही। लेकिन मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि इतनी रात होने वाली थी और ये उनके कमरे में बैठी हुई थी। अरे रे, मैं बैठी हुई थी बालू। भाई भाई ये तो बहुत अनर्थ हो गया, मुझे तो बैठना नहीं चाहिए। तो आपका चेहरा क्यों उतर गया था मुझे देख के? बताइए, जवाब दीजिए इसका। और जब भी मैं प्रोफेसर दामले से मिलने गया हूँ, उन्होंने हमेशा मुझे अपने साथ अंदर बुलाया, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे बाहर से भगा दिया। अरे भाई, तो उन्होंने तुम्हें बाहर से भगा दिया बालू, इस बात का तो जवाब तुम दामले जी से ही जाके पूछो ना। और तुम्हारा चेहरा उतर गया था, मेरा वही का वही है। देखो देखो, मिलॉर्ड, ये बात को नोट किया जाए कि रोकड़े ने उस दिन जो भी देखा, उससे एक बात तो साबित हो जाती है कि कमरे में चल क्या रहा था। कुछ नहीं चल रहा था कमरे में। कल को आप लोग मुझे प्रिंसिपल साहब के कमरे में बैठा देखेंगे तो आप कहेंगे वहां भी कुछ चल रहा है। मिलॉर्ड, इस बात को गवाह के बयान के तौर पे नोट किया जाए। अरे मैं दिन में 25 लोगों के साथ उठती बैठती हूँ सुखात में जी, आप चाहे तो सबका नाम पता लिखवा दीजिए। मिलॉर्ड, इस बात को भी नोट किया जाए। अरे कुछ देर पहले जो मिस्टर सामंत है ना, इनके साथ उसी कमरे में मैं थी, अकेले। आपको चाहिए तो इनका भी पता सब ले लीजिए, लीजिए अपना नाम पता। नहीं, ये बिनारे भाई तो मुझसे बहुत अच्छे से बातें कर रही थी। हम तो मोहिनी विद्या को हिप्नोटाइज। मिलॉर्ड, इस बात को नोट किया जाए, ये दोनों यहाँ मोहिनी विद्या कर रहे थे, इस बात को नोट किया जाए। मिलॉर्ड, ये बात अदालत के दायरे में कैसे आती है? जी नाटक के दायरे में आती है। देखो, हम सब कुछ नकली मार के चल रहे। सुखात में जी, नाटक अच्छा चल रहा है, आप बढ़ाते रहो। आप लोग रुकिए मत। हाँ तुम जाओ यार, जाओ। वो मोहिनी विद्या करने का ऐसा वैसा कुछ नहीं था। मिलॉर्ड, मैं अब इस मुकदमे के चौथे गवाह को बुलाना चाहूंगा। मिस्टर सामंत, आइए मिस्टर सामंत, आ जाइए। देखिए घबराइए मत, बहुत सिंपल है, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और आपको जवाब देना है। हाँ। वो मुझे घबराहट नहीं हो रही है, मैं बस सब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं शपथ ले लूं अरे प्रैक्टिस उसकी की? कोई जरूरत नहीं है यार। अरे पर लोग यहाँ पे मेरा नाम भूल जाते हैं ना। ठीक है, आपको लेनी है तो आप ले लीजिए। अरे रोकड़े, वो तो अंदर गए, हाँ I know। मैं खुद ले लूं? इसी हाँ किताब आप एक से। काम करिए, इसी किताब से ले लीजिए, चलिए। मैं रघुनाथ बिकाजी सामंत शपथ लेता हूँ कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा, अर्थात जैसा सच इस मुकदमे में चाहिए वैसा ही सच। हो गया? वेरी गुड, ठीक था ना? हाँ बहुत बढ़िया था। तो मिस्टर सामंत, आप मुल्जिम को जानते हैं? जी हाँ,
लेकिन उतना अच्छे से नहीं। 2 घंटे में आप एक इंसान को कितना ही अच्छे से जान सकते हैं, लेकिन उनसे पहचान जरूर हो गई है। मैडम अच्छी हैं। मिस्टर सावंत, आपने कहा मैडम अच्छी हैं। हाँ, अच्छी हैं। नहीं, मेरा मतलब वैसे अच्छी नहीं है। ये वैसे अच्छी नहीं है तो फिर कैसे अच्छी है? नहीं हो क्या रहा है? आप जो भी बात कह रहे हैं वो पूरे यकीन से कभी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? बिल्कुल लगती है। आप उनका चेहरा ही देख अच्छा, लीजिए। आप लोगों का चेहरा देख के पहचान लेते हैं? हाँ, मेरी माँ तो आदमी का चेहरा देखकर ही पहचान लेती है। चलिए मान लिया, तुम इस बिनारे आप बताइए, आपने जब सावंत को देखा तो? अरे वो तो सो गई। जग रही हूँ। चाहने से भी नींद कहाँ आती है आजकल? मेरे साथ ऐसा नहीं होता, पलक झपकते ही नींद आ जाती है। और आपको? हाँ, नहीं मतलब आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती, आप समझ रहे हैं ना? देखो बेटा, सुखात में सर में क्या है, राई का तेल लगाया करो। उससे होता क्या है, सर में ठंडक बनी रहती है और नींद बड़ी अच्छी आती है। और मेरे बारे में तो तुम जानते हो, मेरा ये मानना है सर और पेट ये दोनों सही तो फिर दुनिया में सब कुछ सही। जी मिलॉर्ड, मान ले। आपको मुझसे कुछ पूछना था ना? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ। तो गवाह रोकड़े ने अपनी गवाही में बताया कि वो प्रोफेसर दामले से मिलने उनके कमरे में गया। शाम हो चुकी थी, रात होने वाली थी, तो उसने कमरे में प्रोफेसर दामले को देखा, उसने बिनारे को देखा। जी सही बात। हाँ, है ना? सही। तो जब शाम हो चुकी थी, रात होने वाली थी, यानी कि छुट्टी हो गई थी, यानी कि कमरे में भी प्रोफेसर दामले और मिस बिनारे के सिवा कोई तीसरा नहीं था। हाँ, पर आप मुझसे भी तो कुछ पूछिए। हाँ भैया, आप ही से पूछ रहा हूँ। तो घटना के आधे घंटे बाद रोकड़े तो है घर चला गया और उसके बाद आप वहां पहुंचे। मैं कैसे पहुंचूंगा? वो तो मुंबई में है और मैं यहाँ। मैं तो उनके घर का पता भी नहीं जानता, तो मैं कैसे पहुंचूंगा? नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। देखिए, आप वहां पहुंचे। आपको गलतफहमी हो रही है वकील साहब। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। देखिए क्या है कि हम इस मुकदमे में बहुत कुछ मानते हैं और फिर केस आगे बढ़ाते हैं। तो आप वहां पहुंचे। भाई सब कुछ काल्पनिक है इस नाटक में, सिवाय मुजरिम के। अच्छा ठीक है। तो आधे घंटे के बाद मैं वहां पहुंचा। करेक्ट, आप वहां पहुंचे। उसके बाद? अरे भाई वो तो आप बताएंगे ना। ये मैं कैसे बताऊंगा भाई? अरे आप पहुंचे तो आप बताएंगे, मैं थोड़ी ना बताऊंगा। अच्छा हाँ, ये तो मुझे ही बताना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो कमरा, शाम, बिनारे, प्रोफेसर दामले। अंधेरा हो चुका था। उसके भी आधे घंटे बाद, यानी कि कॉलेज का कंपाउंड, सन्नाटा। अच्छा ठीक है। तो आधे घंटे के बाद मैं प्रोफेसर दामले के कमरे पे पहुंचा, तो क्या देखता हूँ कि दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद मतलब डोर लॉक? नहीं, दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजा नहीं, मैंने घंटी बजाई, तो क्या देखता हूँ कि मेरे सामने एक अजनबी खड़ा था। अब पूछिए कौन था? जी वही, आपके प्रोफेसर दामले। उनसे तो मैं पहली बार मिल रहा था ना, तो पहचानता नहीं था। नहीं मिस्टर सावंत, आपने प्रोफेसर दामले को देखा नहीं था। आप उनसे पहली बार मिल रहे थे, तो आपको कैसे पता कि वो प्रोफेसर दामले हैं? अरे अभी आप ही ने तो कहा था कि हम कुछ चीजें मान कर चल रहे हैं। ये बात सही कही। अब सही तू गवाही दे रहा है। जी ठीक है। तो दरवाजा खुला और प्रोफेसर दामले ने मुझसे पूछा, यस whom do you want? यार ये मेरा दामले से मिले, उसकी काफी अच्छी एक्टिंग है। ठीक है, अच्छा। तो मैंने कहा प्रोफेसर दामले हैं? उन्होंने कहा नहीं, और जोर से दरवाजा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया। अब मैं चौंका, सोचा कि घर वापस चला जाऊं या एक और बार घंटी बजाऊं, क्योंकि मुझे उनसे एक जरूरी काम भी तो था ना। क्या काम था आपको उनसे? कोई भी तो काम हो सकता है, जैसे मुझे उनसे लेक्चर दिलवाना था। लेक्चर तो दे, हाँ प्रोफेसर है तो लेक्चर तो देते ही होंगे वो। तो मैं वही खड़ा सोचता रहा कि घर वापस चला जाऊं या एक और बार घंटी बजाऊं, कि तभी मुझे अंदर से एक दबी आवाज सुनाई दी। कोई रो रहा था। कोई रो रहा था? बल्कि कोई रो रही थी। क्या? एक पल के लिए वो जहां खड़ा था वही खड़ा रहा। वो मतलब मैं। उससे यानी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये दबी आवाज में रोना धोना किस लिए, क्योंकि जिस तरह से वो औरत रो रही थी
वो दामले के परिवार की लगी नहीं। रोने से आपने कैसे पहचान लिया कि वो दामले के परिवार की नहीं? क्यों? अरे सन्नाटा था, आसपास कोई था नहीं, और अगर आसपास कोई है नहीं तो दबी दबी आवाज में रोना धोना किस लिए? कि तभी मैंने कुछ बातें सुनी। कैसी बातें? कौन सी बातें? आप नहीं पूछेंगे? मैं पूछ रहा हूँ ना, किसकी आवाज थी वो? उसी की जो कमरे के अंदर थी। अरे देवा, कौन थी? अरे आप नहीं पूछेंगे, पूछ रहे हैं मुझे। पूछ रहा हूँ ना। तो क्या बातें सुनी आपने? बातें? सारी बातें बता दूं? हाँ, जो भी आपको पता है कोर्ट को बताइए। अच्छा, तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्या? ऐसा कहा उसने? इस पर प्रोफेसर दामले ने जो कहा वो बता रहा। तुम जहां चाहो जा सकती हो, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे पूरी हमदर्दी है तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी भी तो कोई इज्जत है। इस पर वो बोली, तुम्हें बस अपने इज्जत की पड़ी है, कितने बेदर्द हो तुम। तो बोले, ये जमाना ही बेदर्द है। आप मुझे ऐसे बेसहारा छोड़ के चले जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास मौत के सिवाय कोई चारा भी नहीं रहेगा। इस पर वो बोले, तो ठीक है, वही करो, मेरे पास भी तो कोई और चारा नहीं है, और तुम्हारी मौत से मुझे तकलीफ तो होगी, लेकिन इतना समझ लो कि तुम्हारी इन धमकियों से मेरा इरादा बदलने वाला नहीं है। तो वो बोली, ठीक है, आपका जैसा मन वैसा करिए, पर आप इतना समझ लीजिए कि आप पर एक नहीं बल्कि दो जिंदगी बर्बाद करने का पाप लगेगा, और आप इस पाप से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। और फिर इसके बाद एक अजीब सी हंसी आई अंदर से। ये झूठ बोल रहे हैं। तुम एक भी शब्द सही नहीं हाँ, बोल मैं रहे। झूठ बोल रहे हैं। सारी कहानी है। अभी नाटक चल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, सब झूठ बोल रहा हूँ। तुम सही नहीं चल रहे हो। आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं बोल रहा हूँ। I want order in the court. अरे पर मैं सब इसी किताब से पढ़ के बोल रहा था। यार, अब हमें समझदारी से काम लेना होगा। हमें इस बात की तह तक जाना चाहिए। सामंत ने अपनी गवाही में जो कुछ भी कहा वो किताब से देख के कहा। सब झूठ था, लेकिन तीर निशाने पे लग गया। यानी जो कुछ भी हुआ है सब सच में हुआ है। ये बात हुई क्या है यहाँ सुखात में? यहाँ किसी को शक है उस बारे में? अरे देवा, दामले और हटो, पीछे हटो। बेनारे जी, आप कोई है? इन गुंडियों के साथ यही मुश्किल है। कोई है? हाँ, लीला बिनारे, आपकी उम्र? वो अपनी उम्र क्यों बताए? होगी कोई 32 की। चल ज्यादा ही समझ। मिस बिनारे, आपकी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? चलिए, मैं सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूँ। आपकी जिंदगी में शादी के कई प्रस्ताव आए होंगे, लेकिन आपने उन्हें जाने दिया, क्यों? लगता है इसने चुप रहने की कसम खाई है। अरे इसीलिए कहता हूँ, उम्र रहते इनके हाथ पीले करा देने चाहिए, तभी ये औरतें अपनी मर्यादा में रहती हैं। मिलॉर्ड, मैं मुल्जिम से हो जाने वाली पूछताछ को यहीं रोकना चाहूंगा। हम लोग करेंगे बाद में पूछताछ जब समय आएगा। अभी मैं नेक्स्ट विटनेस बुलाऊंगा। ज्यादा चल। आप कोर्ट को ये बताइए कि इनकी शादी क्यों नहीं हुई, अभी तक अविवाहित क्यों है? अब जो विवाह नहीं करेगा वो अविवाहित ही रहेगा ना। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन क्या वजह है कि 32 साल की एक औरत का अभी तक विवाह नहीं हुआ? औरत? देखो, अब जिसे करनी होती है उसकी हो ही जाती है, और जिसे नहीं करनी होती उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आप ये कहना चाहती हैं कि मिस लीला बिनारे ने अपनी मर्जी से शादी नहीं करी अभी तक? और नहीं तो क्या। अब देख सुखाते, हमारे जमाने में तो हर एक लड़की की शादी हो जाती थी, लेकिन आजकल की औरतें 4 पैसे क्या कमाने लग गई कि बस आजकल की तो हवा ही कुछ ऐसी है। मैं कहती हूँ सारा भ्रष्टाचार इन्हीं से फैला है, सारे पाप की जड़ यही है। मिसेस काशीकर,
आप कोर्ट को बताएंगी कि आपने कहा था कि जब शादी के बाद सब कुछ मिल जाता हो तो शादी करने की क्या जरूरत है? तो ये सब कुछ से आपका क्या मतलब है? ये कैसे सवाल पूछ रहे हो सुखात में? अरे ये शर्माने की जगह नहीं है बालू की माँ। इतनी बूढ़ी हो गई हो और तुम्हारी बुद्धि वही की वही है। देखो, मेरी उम्र को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं, और सब कुछ से मेरा मतलब है वही शादी के बाद वाला सब कुछ। मिसेस काशीकर, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप मुल्जिम के खिलाफ जो भी बातें बोल रही हैं वो थोड़ा जाती हो रहा है? अरे बिल्कुल नहीं, ऐसी बहुत सी औरतों को देखा है मैंने। नहीं मिसेस काशीकर, आप बहुत सी औरतों की बात मत कीजिए, आप सिर्फ मिस बिनारे के बारे में बात करिए। कोई ठोस सबूत हो तो कोर्ट को पेश कीजिए। अरे ये चाल चलन दिखाई नहीं देता क्या? और क्या सबूत चाहिए? देखो, अपने ग्रुप की है इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन हर औरत की भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। देखा नहीं कैसे मर्दों के साथ हंसती, गाती, नाचती, मटकती, अकेली घूमती है, अकेली, न दिन का पता न रात का। नहीं मिसेस काशीकर, इससे सिर्फ ये साबित होता है कि मिस बिनारे जो है एक आजाद किस्म की औरत हैं जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हैं। आजाद? मतलब इन्हें तो हर तरीके की आजादी चाहिए। देखो, मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब बात निकली है तो बता रही हूँ। हर रात को शो खत्म होने के बाद जब इसे घर जाना होता है तो उस दमले के साथ ही क्यों जाना होता है? बताओ। मिसेस काशीकर, आप ये कहना चाहती हैं कि हर रात घर वापस जाने के लिए इन्हें प्रोफेसर दामले की जरूरत पड़ती है? और नहीं तो क्या। देखो, मैं और मेरे पति एक बार सितंबर में, क्यों जी, सितंबर ही था ना? गवाही में प्रॉम्प्टिंग नहीं चलती, जो कहना है तुम खुद कहो। हाँ, सितंबर ही था, याद है मुझे। तो मैं और मेरे पति जा रहे थे, ये अकेली थी, तो मैंने बोला चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं, लेकिन ये मैडम तो दमले के साथ हुर्र। मिसेस काशीकर, एक बात बताइए, दामले साहब तो परिवार वाले हैं ना? परिवार वाले? 5 बच्चे हैं उनके, 5। तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मिस बिनारे को घर वापस जाने के लिए एक शादीशुदा जिम्मेदार मर्द की जरूरत पड़ती हो? तो हम ऐसे वैसे हैं क्या? अच्छा चल, दमले बुजुर्ग हैं, तो ये बालू क्या चीज है? ये बालू कहाँ से आ गया बीच में? अरे तो वही तो बता रही हूँ। एक बार शो खत्म होने के बाद इस बिनारे ने बालू को छेड़ने की कोशिश की थी। क्यों बालू, तूने कहा था ना मुझसे? हाँ, नहीं। मिसेस काशीकर, आपकी गवाही खत्म हुई, आप जा सकते हैं। धन्यवाद। मिलॉर्ड, मैं अब चौकीदार रोकड़े को गवाही के लिए बुलाना चाहूंगा। मुझे मत बुलाइए, मैंने कुछ नहीं देखा है। मिलॉर्ड, चौकीदार रोकड़े की गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज उन्हें बुला लिया जाए। हेलो, आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ, आराम से। घबराओ नहीं बेटा, आराम से बताओ। डरना नहीं किसी से। जो भी है सच सच बोल। अरे हम कानून के रखवाले हैं बेटा, जो कहना है खुल के कहो। तो मिस्टर रोकड़े, काशीकर बाई ने अपनी गवाही में कहा कि आपके और मिस बिनारे के बीच कुछ गड़बड़ हुई थी। गड़बड़ हुई थी जी? गड़बड़ वो कितने दिन पहले हुई थी? जी यही कुछ 8 दिन पहले की बात होगी, वो डोंबिवली के शो के बाद की बात। तो डोंबिवली के शो के बाद हम लोग जो है वो तो हॉल से बाहर निकल आए थे और अंदर रह गए ये दोनों, और तभी इसने बालू का हाथ पकड़ लिया। क्यों बालू? इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने कहा इनसे कि मुझे ये सब जरा भी पसंद नहीं है और ये सब आपको शोभा नहीं देता, यही कहा था मैंने। मिस्टर रोकड़े, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया। मैंने इनसे कहा कि आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि देखो तुम ये बात किसी से कहना मत, वरना मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। मिलॉर्ड, इस बात को नोट किया जाए कि मुल्जिम ने ना सिर्फ एक सुनसान जगह पर किसी मासूम लड़के का हाथ पकड़ा, बल्कि उसे डराया, धमकाया, ताकि इनकी काली करतूतें किसी के सामने ना आ सके। देखा, सच बाहर आके ही रहता है। हाँ तो रोक रहे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने इन्हें थप्पड़ मार दिया। What? How melodramatic! What? मैंने इनसे कहा कि आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। और फिर
फिर मैं नानी को जाके सारी बात बता दी। अरे आई कोई बताओगे, बाप को कुछ नहीं बता सकते। मुझे लगा कि आई आपको सब बता ही देंगी। रोक रहे हो, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, बस इतना ही हुआ। ठीक है मिस्टर रोकड़े, आपकी गवाही खत्म हुई, आप जा सकते। मिलोड, मेरे ख्याल से सुखात भाई, मुझे बुलाओ, मेरी गवाही दो, मैं कहता हूँ बुलाओ मुझे चक्कर में। बुला लो, सुनते हैं इन्हें क्या कहना है। आइए मिस्टर पुंछ, आइए। इस बार मैं शपथ लेके कहता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर पुंछ, आपको मुल्जिम के खिलाफ कुछ कहना है? जी हाँ, बहुत सारी बातें। जैसे आप इनसे ये पूछिए कि अपने पर्स में टिक 20 की बोतल क्यों रखती है? टिक 20 एक खटमल मारने की जहरीली दवा है जिससे जान भी जा सकती है। अरे घर ले जा रही होंगी। अरे तो पर्स में क्यों रखती है? हाँ पॉइंट, सॉरी। मिस्टर पुंछ, आपको कब और कैसे पता चला कि मिस बिनारे टिक 20 जैसा जहर अपने पर्स में लेके घूमती हैं? जी, इनकी एक स्टूडेंट मेरे घर के बगल में रहती है। वो एक दिन आई और उन्होंने मुझसे बोला कि मिस बिनारे ने मेरे लिए ये दिया। क्या टिक 20? नहीं, एक लिफाफा था, बड़ा लिफाफा। उसको खोला तो उसके अंदर एक और लिफाफा था। उसको खोला तो उसके अंदर एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि कल दोपहर स्कूल के बाद स्कूल के बगल वाले उडीपी रेस्टोरेंट में आके मुझसे मिलिए। आएंगे ना? प्लीज कम। मुझे अच्छा नहीं लगा पर मैं वहां गया उनसे मिलने। वहां मिस बिनारे थी और इनका चेहरा थोड़ा उदास था। फिर क्या हुआ? फिर हम रेस्टोरेंट में गए तो कहने लगे यहाँ नहीं, या तो लोग देखेंगे। तो हम अंदर फैमिली रूम में जाके बैठे। तो हम लोग फैमिली रूम में जाके बैठे, वहाँ चाय वगैरह ऑर्डर की और इन्होंने मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की और उसके बाद ही पर्स से ये टिक 20 की बोतल आके गिरी। तो मिस्टर पुंछ, कोर्ट को बताइए कि वो प्रॉब्लम क्या थी जिसे डिस्कस करने के लिए इन्होंने आपको उडुपी रेस्टोरेंट बुलाया था। जी, ये मुझसे शादी करना चाहती। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया सुखात में। मिस्टर पुंछ, इन्होंने आपसे कहा कि आपसे प्यार करती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। पर उन्होंने ये जरूर कहा कि एक बच्चे की मां बनने वाली है। ये क्या सच कह रहा है क्या तू पुंछ? झूठ बोल रहा है। पुंछ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बता दो सारी बातें। तो पुंछ बताइए। इन्हें अच्छी नहीं लगेगी, आप रहने दीजिए। ये कोर्ट कब से आपकी इच्छा से चलने लग गई पुंछ साहब? वकील वो है, जज मैं हूँ, सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। उसके बाद ऐसी मजाक वगैरह की बातें चल रही थी। ठीक है, क्या बातें कर रही थी? ऐसे कुछ नहीं, मतलब सुखात्मा साहब के बारे में। मतलब आदमी अच्छे लेकिन थोड़े कुंठित है। वकालत इनकी चलती नहीं है, बाहर रूम में बैठ के मक्खी मारते रहते। और इनके पास अगर कुछ केस आ गया तो मतलब राम राम सत्य उसका। उसके बाद क्या कहा इसने? मिसेस काशीकर के बारे में कि अब ये रोकड़े बेटा इनका खुद का नहीं है ना, लेकिन नौकर बना के रखते हैं। और वैसे भी मिस्टर काशीकर और मिसेस काशीकर की ज्यादा बनती नहीं। और मेरे बारे में क्या कहा? मतलब अच्छा एक्टर हूँ? आपके बारे में बात करने की उन्होंने जरूरत नहीं। मिस्टर पुंछ, असली बातें कब से शुरू हुई वो बताइए। उसके बाद ऐसे ही वो मजाक की बातें करती और एकदम से मजाक में मुझसे पूछती है कि तुम्हारी कहीं बात चल रही है क्या शादी की? मैंने कहा नहीं, मतलब मुझे जब तक मेरी पसंद की कोई लड़की नहीं मिल जाती मैं शादी के बारे में नहीं सोच रहा। तो मुझे पूछते तुम्हारी पसंद क्या है, मतलब तुम चाहते क्या? तो अब मैंने कहा कि देखो, आमतौर पर लड़कियां
बेवकूफ होती है, उनमें दुनिया भर का बचपना होता है, मुझे कोई मैच्योर पार्टनर चाहिए। तो कहती कि मैच्योर से क्या तुम्हारा मतलब यही ना कोई ऐसी लड़की जिसने दुनिया देखी हो, जिसे जीवन के अलग अलग अनुभव हो, ऐसी ही किसी को मैच्योर कहोगे ना? तो मैंने कहा शायद हाँ। तो कहती आदमी अपने खट्टे मीठे अनुभव से सीखता है। मान लो तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिले जो तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, जिसने तुमसे ज्यादा जीवन देखा हो, तो क्या तुम ऐसी किसी लड़की से शादी करना चाहोगे? मैंने कहा पता नहीं, लेकिन मैंने पूछा कि आपकी निगाह में कोई ऐसी लड़की है तो बताइए। तो कहती ठीक वैसी जैसी तुम चाहते हो, अगर तुम उसकी परिस्थिति समझ सको तो। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरी शादी कराने के पीछे पड़ी क्यों है। तो मैंने इनसे पूछा कि परिस्थिति से क्या मतलब? तो कहती कि उस लड़की के साथ प्यार में धोखा हुआ और उस प्यार का इसके बाद वो थोड़ा लड़खड़ाई, थोड़ा हिचकिचाई और कहती कि उस प्यार का फल उसके पेट में पड़ गया। लेकिन गलती उस लड़की की नहीं है, वो तो सचमुच प्यार करती थी ना। पर सवाल है उस बच्चे का, वो उसकी खातिर जीना चाहती है, वो उसे जिंदगी देना चाहती है, वो शादी करना चाहती है। तो मैंने जानने के लिए पूछा कौन है वो कमीना जिसका बाप? तो इन्होंने किसी का नाम लिया? नहीं, इन्होंने नाम नहीं, कहने लगी गाली मत दो, कमीना मत कहो उसे, हो सकता है वो इंसान अच्छा हो सकता है कि गलती लड़की की हो कि वो उससे प्यार कर बैठे। लेकिन अब सवाल लड़की का नहीं है, सवाल है उस बच्चे का। हो सकता है गलती लड़की की हो सकता है कि इन्हें उनकी बुद्धिमत्ता से प्यार हुआ, उसकी ज्ञान से प्यार हुआ हो और उनको इनके सिर्फ बदन से प्यार था। और यही कारण है कि इन्होंने मुझसे बोला कि इनके जीवन में कोई जगह नहीं है दामले के लिए। दामले के लिए? सॉरी। नहीं मिस्टर पोंचे, देखिए आपने कसम जानबूझ के नहीं तोड़ी है, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपने कोर्ट में कहा था कि आप सच बोलेंगे और आपने सच बोला, इसलिए सच बोलने के लिए थैंक यू वेरी मच। उसके बाद ये मेरे पैरों पे आके गिर गई, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। मैंने कहा अरे भाई आपको ये शोभा नहीं देता, आपने क्या मुझे इतना घटिया इंसान समझ रखा है? तो एकदम से उठकर हंसने लगी, ठहाके मार के हंसने लगी, कहते तुम्हें बेवकूफ बना, कहते तुम्हें क्या लगे सब कुछ सच है। और ये बोल के कि तेरी हो रही है वहां से चुपचाप जाने लगी। लेकिन जाते जाते हंसते हुए भी इनकी आंखों में कुछ आंसू थे जो कुछ और ही कहानी बता रहे थे। ठीक है मिस्टर पोंचे, आपकी गवाही खत्म हुई, आप जाकर। तो मिलोड, मेरे ख्याल से अब वक्त आ चुका है कि इस बिनारे को बुला लिया जाए। एक मिनट, अब मुझे शक नहीं है, अब मुझे जरा भी शक नहीं है। किस बारे में? बताता हूँ। आज मैं कोर्ट की मर्यादा तोड़कर एक काफी जरूरी गवाही देना चाहता हूँ। बुलाओ मुझे कटघरे में, परमिशन मिलेगी, बुलाओ मुझे सुखात में। मिलॉर्ड को कटघरे में बुलाया जाए। जिले लाई आज खुद गवाही दे रहे हैं, अहो भाग्य हमारे। हाँ तो मिस्टर काशीकर, आप करते क्या? सवाल बैठकर नहीं, खड़े होकर करो सुखात में। मिलॉर्ड, मैंने सोचा जब कोर्ट की मर्यादा टूट ही रही है तो फिर पूरी तरह टूट जाए। तो मिस्टर काशीकर, आप करते क्या? यही समाज कल्याण का काम करते हैं, और क्या। तो आप मुल्जिम को जानते हैं? अच्छी तरह। समाज के चेहरे पर काला थप्पा होती है ऐसी औरतें। देखिए, जब तक आपसे पूछा ना जाए अपनी पर्सनल राय मत दीजिए कोर्ट के अंदर। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि काशीकर अपनी राय देने से पहले किसी से पूछता नहीं है। तो मिस्टर काशीकर, आपके पास कोई सबूत हो बिनारे के खिलाफ तो कोर्ट को बताइए। नाना साहब शिंदे मुंबई के जाने माने लीडर हैं। उनके घर आना जाना लगा रहता है मेरा, किसी न किसी सामाजिक कार्य से। और चूंकि वो बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं, उनका और हमारा रुतबा जरा मिलता है।
अरे बहुत मानते हैं मुझे, बिल्कुल अपना छोटा भाई मानते हैं। तो अभी 2 दिन पहले जब गणपति पूजा के दिन मैं उनके घर गया था तो फोन पे बड़े ही गुस्से से किसी से बात कह रहे थे कि शादी से पहले गर्भवती होना घोर पाप है। ऐसी औरत बच्चों को शिक्षा क्या देगी, इसे तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए। और अंत में उन्हें कहा कि ऑर्डर बनाकर भेज दो मेरे पास हस्ताक्षर के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि शिंदे साहब ये किस औरत की बात हो रही, तो कहने लगे कि ये यही मास्टरनी है, हाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। अरे पहले भी कई दफा आ चुकी है मेरे पास, चाहती है कि उसके खिलाफ होने वाली कार्रवाई रोक दी जाए। अब तुम ही बताओ मैं ये कार्रवाई कैसे रोक दूं? जो औरत शादी से पहले गर्भवती हो गई है वो बच्चों को क्या पढ़ाएगी? ऐसी औरत की जगह हमारे समाज में, घरों में और स्कूलों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो भाई मैंने तो फैसला कर लिया है कि इसे मैं तुरंत नौकरी से निकाल दूं। अब तुम पूछ सकते हो उस बात पे कि वो औरत कौन है? कौन है? तुम्हारी मिस लीला बिनारे। अब ये पूछ सकते हो कि ये बात मैं इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता हूं? तो बंधु, हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, अरे उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। 40 साल का तजुर्बा है सोसाइटी में। अगर यकीन ना हो तो इंतजार करो कल का, ऑर्डर मिल जाएगा इन्हें, ऑर्डर फॉर डिसमिसल। बस कोर्ट के लिए मुकदमे में मुझे बस इतना ही कहना है। मिलोड, अब वक्त आ चुका है कि अंतिम गवाही के लिए मिस बिनारे को बुला लिया जाए। वेट सुखात में वेट, मुझे भी इस मामले में एक नई जानकारी देनी है। कोई जरूरत नहीं है, तुम बैठो। अरे सुखात में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझा करिए प्लीज। आइए आ जाइए। तो हुआ यूं कि मुलजिम ने रोकड़े को रोका और टोका, और फिर मैंने सोचा कि चक्कर क्या है, तो मैं वहीं कोने में जाकर छुप कर खड़ा हो गया और वही मुलजिम की आवाज आई। मुलजिम ने रोकड़े से पूछा, तो क्या फैसला किया है? इस पर रोकड़े घबरा गया, बोलने लगा, देखिए अम्मा के आगे के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप प्लीज मुझे रहने दीजिए। इस पर बिनारे बहुत क्रोधित हुई, चीखी चिल्लाई, सारी जिंदगी अपने अम्मा के इशारों पर नाचोगे? टोकरे और घबरा गया, बोला, देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस पर शायद बिनारे जी भी थोड़ी ठंडे दिमाग से सोचने लगी और बोलने लगी, बालू बालू फिर से सोच लो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा संभालूंगी, तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, तुम्हें अपनी आई और अन्ना से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम आजाद हो जाओगे। बट टोकरे तो और डरते गया और बोला भी, देखिए मुझे बहुत डर लगता है, मैं आपकी इस हालत से आपसे शादी करने की तो सोच भी नहीं सकता। अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो लोग मुझ पर कीचड़ उछालेंगे। आज जब किसी ने मेरे परिवार में ऐसा काम नहीं किया है, आप प्लीज मुझे रहने दीजिए, मुझे बहुत डर लगता है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आई से जाके कह दूंगा, और बस इस बात पर मुलजिम ने रोकड़े गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। अरे झूठ है ये, सरासर झूठ है ये। मिस्टर कार्निक, आपकी गवाही के हिसाब से बिनारे ने जो भी रोकड़े को कहा वो सच है। झगड़ा सिर्फ इस बात का हो रहा है ना कि किसने किसको थप्पड़ मारा। जी, जो कहा वो भी और जो देखा वो भी। ठीक है मिस्टर कार्निक, आपकी गवाही खत्म। थैंक यू। मिस्टर कार्निक, मैंने कहा आपकी गवाही खत्म हुई, आप जा सकते हैं। मुझे कुछ और भी कहना है मिलो। अरे अपने आप को समझते क्या है आप? वकील, हुजूर कहना है आपको गवाहों की तरह। जी हुजूर। मुलजिम का एक चचेरा भाई भी है जिसे मैं जानता हूं, माने जान पहचान हो गई थी ऐसे ही दादर जिमखाना में क्रिकेट खेलते हुए। उसी दिन मुलजिम का चचेरा भाई जो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है,
बैचलर्स 11 का मैच खेल रहा था और उसी दिन मुझे पता चला कि मेरे फ्रेंड का फ्रेंड मुलजिम का चचेरा भाई है। ये बात मेरे फ्रेंड ने ही मुझे बताई। मेरा फ्रेंड मुलजिम को जानता है, माने पर्सनली नहीं, लेकिन यहाँ सब जैसे मुलजिम को जानते हैं वैसे वो भी जानता है। क्या बकवास है? अरे मालिक में खड़े हो, क्रिकेट ग्राउंड में नहीं खड़े हो। प्लीज कम टू द पॉइंट। आ रहा हूँ सुखात में, आ रहा हूँ। तो यही वो मुलजिम के चचेरे भाई से इनकी भी बात निकली और बातों ही बातों में उसने मुझे एक बहुत जरूरी बात बताई। क्या बात थी? जैसे कि एक बार इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की है। तो मतलब टी20 का इतिहास पुराना है? अरे ये मैं आपको कैसे बता सकता हूं? मुझे जो पता है मैंने आपको बता दिया है। हाँ, वैसे मुझे उसने ये वजह भी बताई कि इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की थी। क्यों की थी? लव, इश्क, प्यार, मोहब्बत। हाउ ओरिजिनल। नहीं, ये कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं था। इट वॉज फॉरबिडन लव। 15 साल की उम्र में सुखात्मी जी, 15 साल की उम्र में इनको अपने रिश्तेदार से प्यार हो गया था। रिश्तेदार से प्यार। तुम सब भेड़िया तुम सब बस करो, मुझे नोचना बंद करो। बस करो। ऑर्डर ऑर्डर। मुझे चुप कराने वाले। ऑर्डर। मैं चीखूंगी। ऑर्डर। चुप हो जाओ। मुलजिम मिस बनारे, अगर आपको कुछ कहना है अपनी सफाई में तो कोर्ट आपको 10 सेकंड का समय देती है। अरे ये क्या गवाही देंगी? मर्दों के पीछे पड़ी रहती है ये। आपके सर पर एक नहीं दो जिंदगी बर्बाद करने का पाप लगेगा। हर औरत की एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। ये कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं था। इट वॉज फॉरबिडन लव। आपका चेहरा क्यों उतर गया था मुझे देख के? जवाब दीजिए। अरे समाज के चेहरे पर काला धब्बा होती है ऐसी औरतें। मर्दों के पीछे पड़ी रहती है ये। आपके सर पर एक नहीं दो जिंदगी बर्बाद करने का पाप हर लगेगा। औरत की एक लक्ष्मण रेखा होनी ये चाहिए। कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं था। इट वॉज फॉरबिडन लव। आपका चेहरा क्यों उतरा था मुझे देख के? जवाब दीजिए। समाज के चेहरे पर काला धब्बा होती है ऐसी मर्दों औरतें। के पीछे पड़ती है ये। जिंदगी का पाप लगेगा। लक्ष्मण रेखा होनी इट वॉज चाहिए। फॉरबिडन लव। चेहरा क्यों उतरा? जवाब दीजिए। काला धब्बा होती है ऐसी औरतें। मर्दों के पीछे पड़ती है जिंदगी का पाप लगेगा। इट वॉज फॉरबिडन लव। चेहरा क्यों उतरा? जवाब दीजिए। काला धब्बा होती है ऐसी औरतें। मर्दों के पीछे पड़ती है। कितने बरस बीत गए, मैंने कुछ नहीं कहा। कितने पल आए और चले गए, कंठ में तूफान उठे, पर मैंने हर बार उनका गला वही घोट दिया। दिल में आक्रोश उठे, मैंने हर बार अपने होठों को और जोर से भींच लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कोई नहीं समझेगा। कोई समझना चाहता ही नहीं है। मगर धीरे धीरे मैं इन लोगों को समझने लगी कि कितने बेवकूफ, नासमझ और बचकाने हैं। जिसे मैं अपना समझती थी वो भी जी किया इन पर हंसूं और हंसती रहूं। तभी दिल रोने लगा। ये छाती फट जाए तो अच्छा है, ये जान निकल जाए तो अच्छा है। जिंदगी का एक ही सच है, शरीर। तुम मानो ना मानो यही सच है। हाँ, मैंने प्यार किया,
माँ कसम, जब ये बात सामने आई तो सबने मेरा विरोध किया, माँ ने भी। और वो आदमी डरपोक करेगा, वो वहां से भाग गया तुम के। मुझे उस पर इतना गुस्सा आया, मुझे उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि दिल किया उसको बीच बाजार खड़ा करके उसका मुंह तोड़ और उस पर थूकती रहूं, थूकती रहूं, थूकती रहूं। मगर मैं मन से तो टूट गई, छत से जाकर कूद पड़ी। मरी नहीं, तन से नहीं मरी, पर फिर मैंने सोचा कि मन से तो मरी गई थी। पर नहीं, मैंने फिर से प्यार किया। अपनी अधेड़ उम्र में समझदारी के साथ सोचा इस बार कुछ अलग होगा, कुछ अच्छा होगा। वो तो प्यार था ही नहीं, वो तो भक्ति थी, उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान। मगर मेरे तन का प्रसाद पाते ही वो बुद्धिमान देवता जनता बना। वो देवता नहीं था, वो था सिर्फ एक आदमी, जिस्म के पीछे भागने वाला एक भूखा आदमी, तन का गुलाम। छे! नफरत है मुझे अपने इस तन से, गुस्सा आता है मुझे अपने तन से। अगली, इस तन को छोड़कर तू कहाँ जाएगी? और ये भी तुझे कैसे छोड़ेगा? ये तन ही तो है जो तुझे वेदना देता है, और यही तो देता है तुझे आनंद। इनकार करेगी क्या इस बात से? और अब इस तन में पल रहा है उस पल का एक नन्हा गवाह, मेरा बच्चा, मेरा जीवन। अगर तू लड़की है तो डरना मत, अपनी छाव से, आजादी से, इस दुनिया के रीत रिवाजों से तू मत डरना। और अगर तू लड़का तो इस बात को जान ले कि हर औरत का मान करना, उसको इज्जत देना, जितनी कीमती तेरी इच्छाएं है ना, उतनी ही कीमती उसकी भी। मुझे मेरा ये तन चाहिए इस नन्हे के लिए। नहीं, मुझे मेरा ये तन अपने लिए भी चाहिए। ये तन, ये मन, मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। बस मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी, अपनी तरीके से जीऊंगी। मुल्ज़िम मिस बेनारे, आपको अपनी सफाई पेश करने के लिए कोर्ट ने 10 सेकंड का समय दिया था, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। काउंसिल फॉर डिफेंस, यू मे प्रोसीड। मिलॉर्ड, प्रोसिक्यूशन ने मुद्दे का एक पहलू सुना, उसे समझा और उसके आधार पर मिस बेनारे पे इल्जाम लगाए। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि मुद्दे का दूसरा पहलू भी सुना जाए, समझा जाए और परखा जाए। इसीलिए मैं प्रोफेसर दामले को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। प्रोफेसर दामले नहीं है यहाँ पे सुखात में। नेक्स्ट विटनेस। मिलॉर्ड, तो फिर मेरे अगले गवाह हैं नाना साहिब शिंदे। ये क्या बकवास कर रहे हो? नेक्स्ट। मिलॉर्ड, तो फिर मैं इस मुकदमे में पेश हुए हर गवाह को दोबारा कटघरे में बुलाना चाहूंगा। सुखात में बात अच्छी तरह जानते हो कि इस सब का समय नहीं है हमारे पास, और वैसे भी कोर्ट को जितनी बातें सुननी थी वो हम सुन चुके हैं। आगे बढ़े। मिलॉर्ड, तो फिर मेरे पास और कोई गवाह नहीं।
Prosecution may conclude. आज कोर्ट की शुरुआत हुई थी भ्रूण हत्या जैसे एक संगीन जुर्म के साथ, जो मां के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। लेकिन जो सच इस मुकदमे में सामने आया है वो संगीन नहीं है, वह घिनौना है, भयानक है, जो सवाल उठाता है पूरी औरत जात पर। पूरी मानव सभ्यता का इतिहास मां पर टिका है, जिसे बचाना उसी की जिम्मेदारी है, उसी का दायित्व है। लेकिन लीला बिनारे इस बात को नहीं मानती। ये अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हैं, ये आजाद रहना चाहती हैं। ठीक है, आजादी इनका हक है। इस दुनिया में हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है आजादी। लेकिन मैं पूछता हूं, आजादी किस कीमत पर? जो है उस सबको तहस नहस करके सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति आजादी है। मैं जो चाहूंगी सो करूंगी, ये इसी औरत के शब्द में लौट। तो पूछता हूं कि अगर इस दुनिया में हर इंसान वो करेगा जो वो चाहता है, तो कैसा होगा हमारा समाज? एक ऐसा समाज जहां मामा और भांजी के बीच प्रेम का रिश्ता पलता हो। कैसा लगेगा कल को हमें पता चले कि बालू रोकड़े और काशीकर बाई के बीच ये रिश्ता है? कैसा लगेगा मिलॉर्ड? ऐसा समाज चाहते हैं हम लोग। मिलॉर्ड, इस औरत को ध्यान से देखिए। इसकी आंखों में आक्रोश है, हताशा है, आंसू भी हैं, लेकिन इसकी आंखों में पश्चाताप नहीं है। ये आज भी वही लीला बिनारे है जिसके ना जाने कितने मर्दों के साथ अनैतिक संबंध रहे हैं, जिसने विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को ना मानकर अविवाहित होते हुए भी गर्भ धारण किया। और ये आज ये उस पाप को दुनिया में लाना चाहती है। अरे मैं पूछता हूं, कैसा होगा वो बच्चा जिसका कोई बाप ही नहीं? क्या बनेगा बड़ा होकर? है पशु, महज एक जानवर और कुछ नहीं। हाँ, अगर लड़का हुआ तो हमारी बहन बेटियों पे झपटेगा, और अगर लड़की हुई तो अपने मां के काले करतूतों को आगे बढ़ाएगी। आज हमें भावनाओं से काम नहीं लेना है, आज हमें बुद्धि से काम लेना है। जो पूरे मानव समाज को नष्ट कर सकता है उससे बचाना है हमें। जो हमें नष्ट कर सकता है उसे नष्ट करना है हमें। That's it, my lord. That's it. मैं बस इतना बोल सकता हूं कि हो सके तो दया कीजिएगा, क्योंकि मुल्जिम भी आखिरकार एक मां है। थैंक यू। अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। इस अदालत का ये मानना है कि मुजरिम मिस बिनारे पर लगाए गए सारे आरोप सच है। आपने न सिर्फ मातृत्व बल्कि पूरी औरत जात को कलंकित किया है। आपके पेट में पल रहा ये बच्चा किसी सभ्य समाज का हिस्सा तो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन कारण हो सकता है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे पूरे जीवन के नष्ट होने का। इसीलिए ये कोर्ट आज फैसला सुनाती है कि मुल्जिम मिस लीला बिनारे के पेट में पल रहे इस शापित भ्रूण को नष्ट किया जाए।